हेलो दोस्तों, नौकरी के द्वार में आप सभी का अभिनंदन है। आज आप लोग के बीच इतिहास में प्राचीन इतिहास का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाके इसका पार्ट 1 देख ले, तब आपको पार्ट 2 देखने में बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि इतिहास जो है एक सरल सिलसिलेवार ढंग से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 में मैंने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड बता चुका हूँ। उसके बाद हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, जिसकी ईस्वी थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इसमें क्या क्या चीज़ था मैं पूरा बता चुका हूँ। आज इसका तीसरा लेकर आया हूँ, वैदिक सांस्कृतिक। इसमें इससे जुड़े हुए हर तथ्य को आपके बीच प्रस्तुत करूँगा और आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा और साथ ही साथ ये आपको याद भी हो जाएगा। तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। पार्ट 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाइए, सबसे पहले पार्ट 1 देख कर आइए। अगर मज़ा आएगा तो आप बोलिएगा कि नहीं पार्ट 2 देखना चाहिए। तो इसीलिए इतिहास है, देखिए इतिहास को भी उसको आप कहानी की तरह पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बीच में अगर सोचिएगा कि कहीं से भी पढ़ लें तो मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले इसका पार्ट 1 ही देखिए, ठीक है। तो हम आज शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास जो कि एंशियंट हिस्ट्री है, इसका पार्ट 2 चल रहा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट पर हम लोग गौर कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति। सबसे पहले इस पर गौर करते हैं कि इसका पीरियड क्या रहा है। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा है, ठीक ना। तो वैदिक संस्कृति में सब पीरियड रहा है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इससे पहले मैंने हड़प्पा के बारे में बताया था। हड़प्पा, इसका जो पीरियड रहा था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद फिर आया वैदिक सभ्यता। तो इसको इनिशिएट शुरू से इसको आपको बता रहे हैं कि इसका पीरियड क्या है। ही नहीं कि कहीं से भी आपको बताना शुरू कर देंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और इसका जितना भी पार्ट आएगा, और ज़्यादा पार्ट तो उम्मीद है कि नहीं आने के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री है तो इसका मतलब जानिए कि प्राचीन भारत में 4 से 5 पार्ट में आएगा। ऐसे आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और पूरा उम्मीद है कि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आप बीपीएससी तक, पीसीएस लेवल तक अगर एग्ज़ाम देते हैं तो इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा, और इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी पीसीएस ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, राजस्थान पीसीएस ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए, और उससे नीचे एग्ज़ाम तो जिससे मान्य हो जाता है। अब मानिए जैसे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, यार कोई भी है जो स्टेट में और सारे एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए तो सोचना ही नहीं है। बस इस टॉपिक से जो बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है, पहले वैदिक संस्कृति को बढ़िया से देख लेते हैं। इसका सबसे पहले पीरियड याद रखिए। अब वैदिक संस्कृति में 2 चीज़ रहता है, एक होता है ऋग वैदिक काल और एक होता है उत्तर वैदिक काल। इसमें 2 को भी पूछा है। तो 1500 से ऋग वैदिक काल का पीरियड आप लिखिएगा। ये जो ऋग वैदिक काल है, ये जो ऋग वैदिक काल का जो पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक। और इसी में आता है, इसी का है एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल वो हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक। जो चीज़ में नहीं लिखा हुआ है वो आप नोट कर लीजिए। कुछ ऐसा चीज़ है कि जो आपके लिए रख दिए हैं कि आप भी अपना कॉपी कलम निकाल कर रखिए और उसको कुछ नोट कर लीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसको देख देते हैं। इसमें वैदिक संस्कृति में 2 हो गया, एक ऋग वैदिक काल है, उसके बाद एक उत्तर वैदिक काल है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था, वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो इसमें वेद के बारे में सबसे पहले आप देख लीजिए कि 4 तरह तक वेद है। और वेद के ऊपर भी एक वीडियो में छोटा सा बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं है। इसमें वेद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले 4 वेद तो जानते हैं कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। इस टाइप से रियली इसको देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब देखिए, अब ऋग्वेद है, ये हो गया ऋग्वेद।
तो ऋग्वेद में क्या क्या चीज़, इसका जो खूबी है, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंट है, तो ऋग्वेद में होता है स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन मिलता है, ईश्वर की महिमा है, और होता 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 3 चीज़। मान लीजिए सब मैचिंग में जब आपको दे देगा कि यहाँ पे दे दिया आपको ऋग्वेद, ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको ऋग्वेद दे दिया, ठीक, सामवेद दे दिया, यजुर्वेद दे दिया, तो उसको मिलाने के लिए दे देते। इसमें मिलाने के लिए आप जब भी देखिएगा तो स्रोत एवं प्रार्थनाओं, ये तो जानते हैं कि ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। कभी इसको कभी नहीं समझ पाते हैं कि ईश्वर की महिमा, तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, उसको समझिए कि जो ऋग्वेद है इसका 3 खास इंपॉर्टेंट रहा है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं, ईश्वर की महिमा और होता होता होता। ये मैचिंग में देता है। यूपीएससी के एग्जाम में ये बार पूछा था, ये वाला कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद सब दे दिया था, उसमें मैचिंग में देते ऋग्वेद को क्या बोला जाता है, तो ये होता। तो जो भी प्रश्न बनता है या जो भी लग रहा है कि चीज़ जा सकता है, इसको पूरा डाल देंगे इसमें। तो ऋग्वेद में आप 3 चीज़ ध्यान रखना है, स्रोत एवं प्रार्थना है, ईश्वर महिमा और होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद से अगर कहीं मिलान करने के लिए देता है तो इससे ज़्यादा नहीं देगा, ये 3 ही दे सकता है आपको, आप देख लीजिएगा। अब आइए यजुर्वेद देखते हैं हम लोग। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड का संकलन है, बलिदान विधि है, अर्धवायु है, अर्धवायु 3 चीज़ का याद रखिएगा यजुर्वेद का। ये आप लोग को याद रहता है स्रोत एवं कर्मकांड, लेकिन बलिदान विधि पूछ देगा तो कि किस में होता है, ऋग्वेद में कि यजुर्वेद में कि सामवेद में, याद रखिएगा बलिदान है जो यजुर्वेद में है। और अर्धवायु ये आपको यजुर्वेद का है, ठीक। अब आइए सामवेद। तो सामवेद में संगीतमय स्रोत है, संगीत है, ऊर्ध्वगाता। अब सामवेद में अनुसार जानते हैं कि संगीत का संकलन है, लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए ऊर्ध्वगाता किसमें संकलन है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद, फंस जाइएगा। इसीलिए जो भी है कि सामवेद दूसरे जितना भी है कि इसमें यही चीज़ होता है, एक साथ आपको डाल दिया गया है। तो संगीतमय स्रोत, संगीत और ऊर्ध्वगाता ध्यान रखिएगा। आइए अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, औषधियों से संबंधित है, ब्रह्मा है। अथर्ववेद में ये आपको पता होगा, तंत्र मंत्र वाला पता है, लेकिन औषधियों से संबंधित कौन सा वेद है, ऋग्वेद है कि यजुर्वेद है कि सामवेद की अथर्ववेद, याद रखिएगा अथर्ववेद और ब्रह्मा जो होता है अथर्ववेद से। ये 4 वो आपको है, अगर इतना ध्यान में अगर आपको रह जाता है तो आपको, हमें नहीं लगता है कि आपको ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद में दिक्कत होगा। चलिए अब आते हैं, अब आइए ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। अब ऋग्वैदिक काल में कौन कौन सा नदी था, नदी तो बहुत सा, उसमें उनका 2 चीज़ पूछा जाता है, उसका प्राचीन नाम क्या है और उसका अभी क्या नाम है, आधुनिक नाम। माने ऋग्वेद काल में कौन सा नदी का क्या नाम था, जो आगे चल के उसका नाम को चेंज हो गया है, उसको आराम से देखिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे, इतिहास से प्रश्न बना हुआ तो ये पूछ लेता है। प्राचीन नाम आपको पूछेगा, चाहे तो उसका किस संदर्भ में पूछ दिया जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन है, उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से पूछ सकता है। जैसे मानिए देखिए, पूछने का कुछ नहीं है, अब पूछ देगा कि झेलम नदी का प्राचीन नाम कौन सा था, वैदिक काल में झेलम नदी को क्या कहते थे। या क्वेश्चन उल्टा करके पूछ सकता था कि वैदिक काल में जो प्राचीन नदी है, मानिए वैदिक काल में प्राचीन जो नदी है, जैसे देखिए है विस्तता है, उसका आधुनिक नाम क्या है, तो झेलम। इस टाइप से प्रश्न कैसे बन सकता है, तो पहले आप इसको याद रहेगा तो आप वैसे ही प्रश्न बनेगा तो आप देख लीजिएगा, देखिए। और इसको एकदम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लीजिए तो कहानी ख़त्म है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले है प्राचीन नाम वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम, वितस्ता का आधुनिक नाम हो गया झेलम। तब क्या क्या इसका है, वितस्ता, इसको ऐसे पढ़िए, देखिए विस्तार करके, विस्तार में अब जैसे विस्तार कोई चीज़ को फैला देते हैं, ठीक, फैला देते हैं जो विस्तार में बताना। तो वितस्ता मतलब कि हो गया विस्तार, हिसाब से रखिए विस्तार। अब किसी को विस्तार में बताते जा रहे हैं, मानिए कोई छोटा चीज़ है उसको पूरा कठिन करते उन्हें विस्तार में बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसको एक तरह से झेल रहे हैं। अब कोई चीज़ है कि उसको एक लाइन में समझना है, उसको आपको पूरा विस्तार में बताते जा रहा है।
तो क्या तरह से दिमाग में लग उससे क्या बता रहा है, माने लग रहा है कि उस पर बोझ बन गया है, उसको हम झेल रहे हैं। तो इस टाइप से याद रखिएगा वितस्ता। वितस्ता का आधुनिक नाम हो गया झेलम। अगर देखिए ट्रिक नहीं लगाएगा तो ठीक है, अभी तो आपको हम बोल देंगे या आप याद भी किए होंगे, देखिएगा तो याद आ जाता है। लेकिन जब एग्जाम में ये चीज़ पूछ देता है तो ये क्या है, वितस्ता किसका नाम था, चिनाब दे दिया, रावी दे दिया, सतलज दे दिया, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए कुछ ट्रिक से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको याद कर लेते हैं। तो वितस्ता से आप रखिएगा कि विस्तार, विस्तार में कोई चीज़ बताते जा रहा है, तो इसका मतलब माने अपने आप नथी लगेगा कि सड़क क्या बता रहा है। तो ये लगता है कि माथा दर्द कर रहा है, झेल रहे हैं इसको। तो वितस्ता से विस्तार करना है, विस्तार में कुछ बताएगा तो उसको झेलम, तो झेलम हो गया। ठीक, फिर देखिए अस्किनी। अस्किनी, अस्किनी हो गया चिनाव। अस्किनी, अस्किनी हो गया, अस्किनी का मतलब हो गया चिनाव। अस्किनी कनी से हो गया चिनाव। यहाँ पे न है, यहाँ पे न है, हल्का सा उसमें कुल्लू आपको मिलेगा। न से आपको याद रखिएगा चिनाव, चिनाव। और ऐसे भी जब आगे बढ़िएगा तो न इसमें कहीं ना आएगा। तो अस्किनी जो नदी है, अस्किनी न से याद रखिएगा, इसका भी है चिनाव। ठीक, और उसके बाद आइए परोसनी नदी। परोसनी नदी, तो इसमें देखिए र से ही मिल जाएगा, पर र से हो गया रावी। तो आपको ध्यान मानना चाहिए कि परोसनी जो नदी है, परोसनी जो नदी है वो किससे है, तो रावी से है। अब इसको बोलते हैं सूत्रोधी या सत्रधी, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, सूत्रधी या सत्रधी बोलते हैं। तो सतलज, तो स से हो गया सूत्रधी या स से सतलज। इसका जो फर्स्ट लेटर से पकड़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक आइए सदा नीरा। सदा नीरा, सदा नीरा गंडक। अब गंडक है, सदा नीरा। अब जहाँ से देखिए, अब जो चीज़ है नीरा है, नीर मतलब पानी को ही बोलते हैं। अब जहाँ हमें कोई चीज़ हम एक ही जगह गिर रहा है तो उसको जहाँ जहाँ पानी हमेशा गिरता है उसको क्या करता है, गड्ढा कर देता है। तो उस टाइप से याद रखिएगा, गंडक, गड्ढा, जो भी आपको सही से समझ में आवे याद रखिएगा। तो ये नदी तो जैसे और है, प्राचीन कालीन में जो नदियाँ बहुत बहुत सारा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आपको करा देते हैं। अब इतिहास ही जी है कि अब पढ़िएगा तब एक ही टॉपिक को। अब मान लें कि एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी जो भी प्राचीन भारत है, इसको पढ़िएगा तो 2 साल पढ़िएगा तो अगर आप बोलिएगा कि पूरा कन्फर्म हमको हो गया, पूरा सब चीज़ याद हो गया, तो आपको अब गलत बोल रहे हैं, आपको कुछ नहीं, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को क्या है, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको याद करना है। तो ठीक है, इसमें सब चीज़ बता दिए हैं। विस्तरता माने विस्तार में कर रहा है, विस्तार में ज़्यादा झेल रहा है। आस्किनी झेलम से है, परोसनी र से हो गया रावी, सूत्रधी स से हो गया सतलज, सदा नीरा एक ही जगह जहाँ पानी गिरा दूसरा गड्ढा कर देगा गड्ढक। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, ही दर्शन। दर्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछते रहता है। तो इसमें देखिए साख्य दर्शन। साख्य दर्शन मतलब कपिल, और ये सबसे प्राचीनतम दर्शन है। तो पेपर इस टाइप से पूछ देगा सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो बहुत है, दर्शन तो बहुत है। साख्य दर्शन है, योग दर्शन है, ठीक है, फिर न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांता है। तो सबसे प्राचीन दर्शन सबसे पूछे तो साख्य दर्शन। अब याद किस रखिएगा, कपिल। कपिल, अब देखिए सांख्य से हो गया, संख्या से इसको देखिए। अब संख्या में मतलब कि 1 है, 2 है, 3 है, जो भी है, 135 है, 140 है संख्या। अब कपिल, कपिल जानते हैं, कपिल देव जो हम लोग का क्रिकेटर थे, कौन नाम का नहीं जानता कोई, इंडिया में कोई होगा तो ऐसा थोड़ी कि नहीं, कोई नहीं जानता कपिल। तो कपिल क्या थे, क्रिकेट खेलते थे तो रन बनाते थे, तो संख्या बनाते थे। अब रन बनाने का मतलब क्या, संख्या बनाता था, कभी 70 बनाया, कभी 35 बनाए, कभी 105 बनाए, जो भी है को रिलेट इसको संख्या से करना है। तो आप कभी नहीं भूलिएगा, साख्य दर्शन माने संख्या से है, कपिल है और सबसे प्राचीनतम दर्शन है। अब योग, सेकेंड में ये योग दर्शन। अब योग दर्शन है पतंजलि। पतंजलि, अब इसको हम लोग योग सूत्र भी बोलते हैं। तो योग क्यों चाहिए, अब बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव क्या कराते हैं, योगा कराते हैं। अब बाबा रामदेव का कौन सा ब्रांड है, पतंजलि ब्रांड है। पतंजलि से इन सब कुछ बेचते हैं, आपको इसे याद हो जाएगा। तो योग दर्शन देखिए, इस उसको छोड़ दीजिए, योग है, योग कौन कराता है, तो रामदेव ब्रांड, रामदेव, बाबा रामदेव कराते हैं। उनका ब्रांड कौन सा है, माने किस ब्रांड के नाम से वो सब चीज़ बेचते हैं अपना, तब पतंजलि ब्रांड से बेचते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है न्याय, न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन तो गौतम। अब न्याय क्या है, गौतम भगवान जो थे वो न्याय का मूर्त है। अब उनका तो बात ही अलग था, गौतम तो जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था,
इस टाइप से आपको न्याय दर्शन तो गौतम बुद्ध। वैशेषिक दर्शन कनाद व उलुक 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 वैशेषिक दर्शन है, इसको कनाद बोलिए या तो उलुक बोलिए। मीमांसा जैमिनी, मीमांसा जो था वो जैमिनी हो गया, मीमांसा को जैमिनी। वेदांत दर्शन को बादरायण, अब बाद से वेदांत बाद से बादरायण। मीमांसा ये हो गया, मीमांसा को जैमिनी। इसको देखिए वैशेषिक को कनाद वो लोग देखिए। चलिए तो आपको दर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं इसम से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। अगर प्राचीन इतिहास से अगर प्रश्न आ रहा है एग्ज़ाम में, अगर उसका टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो इसम ऐसा नहीं कि इसम बहुत स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन बनता है। अब दिक्कत है कि आदमी को याद नहीं रहता है, लेकिन हम तो कोशिश इस टाइप से कर रहे हैं कि आपको देखिए अब बहुत चीज़ आपको याद भी हो रहा होगा। अब देखिए सांख्य दर्शन हम बताएं तो रन कौन बनाता है? कपिल। योग दर्शन क्या था? बाबा रामदेव था, तो उसको पतंजलि थे। और क्या था देखिए, न्याय गौतम बुद्ध था, वैशेषिक कनाद उलुक था, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत बादरायण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं बहुत ही आसानी तरीक़े से। चलिए देखिए, आइए पॉइंट देखते हैं कि प्राचीन शहर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है। जो तक्षशिला है, कहीं पूछते तो प्राचीन जो शहर है तक्षशिला किन दो नदियों के बीच है? तो सिंधु और झेलम। और झेलम का प्राचीन नाम क्या है? अभी तुरंत बताए थे, अगर याद है तो कमेंट में लिख के बताइए आप कि क्या है। अब याद सभी को होगा क्योंकि जो भी इसका ट्रिक्स हम बता दिए थे। क्या है? झेलना, हमने कोई चीज़ को झेल रहे हैं, क्यों कैसे झेलते हैं, तो कोई चीज़ विस्तार से बता रहा था, विस्तृतता इस टाइप से। आगे बढ़ते हैं। महाभारत मूलतः मानी जाती है जय संहिता के रूप में। हम इसमें ये कि महाभारत मूलतः मानी जाती है जय संहिता के रूप में, ये भी आप देख लीजिए। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो बृहस्पति को। ठीक, फिर आगे वाला पॉइंट है, सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द, आर्य किसको बोलते थे? उत्तम व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, महान व्यक्ति, इस टाइप से आप देख सकते हैं। चलिए आगे आइए, फिर अगला पॉइंट है, किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था? किसने आर्यों का आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। फिर अगला पॉइंट है, ऋग वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी किनारे। परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? रा से देखिएगा तो रा से रावी हो गया। जहाँ भी मिले उसको कोरिलेट कीजिए, जो चीज़ पढ़ लिए अगर वो अगर दोबारा कहीं आ रहा है तो उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बना है सबसे पहले उसको सोल्व कीजिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी किनारे। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। ऐसे भी कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। दोस्तों ज़रा तबीयत ख़राब चल रही है, इसीलिए रेगुलर वीडियो भी नहीं मिल पा रहा है। तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, जब भी समय मिलता है, जब भी लगता है कि ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बना देता हूँ। तो ठीक, आगे बढ़ रहा है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल हो गया। आगे आइए, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा से संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? अब प्राचीन वेद बताए थे कि ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में भी देख लीजिए, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएँ हैं। ठीक है, आइए आगे ये आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ठीक, आगे आइए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था। ये जितना भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं 2-4 साल से, तो ये सब जितना भी इम्पोर्टेंट है सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ है।
मान ली ग्रुप डी से लेके ग्रुप ए तक में आपको मिल जाएगा। यूपीएससी का अगर पेपर उठाइएगा तो इसमें भी आपका पॉइंट थोड़ा थोड़ा मिले। जैसे उसमें क्या होता है कि अब कौन सही है कौन गलत है, 4 स्टेटमेंट दे, 10 स्टेटमेंट में कोई कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र था, कोई बात नहीं है। प्राचीन काल में आर्यों का जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? आखेट एवं पशुपालन। ठीक है, पशुपालन करके अपना जीवन यापन कर देते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी लिपि थी? तब ब्राह्मी लिपि थी। चलिए आगे बढ़िए। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? गाय को। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? वासुकी। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में कबीले को कहा जाता था जन या बीस। कबीले को क्या कहा जाता था? जन या बीस। तो सब पॉइंट 1 से 2 बार आप देखिएगा तो याद हो जाएगा। इसको आप देखते चलिए और आइए, अब आइए और क्या है? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। माने उतना दिमाग नहीं लगाना है कि अनुलोम विवाह वह है कि जो लड़का जो होना चाहिए पूरा अमीर घर का होना चाहिए, लड़की गरीब घर के रहेगा, तो उसका विवाह हो गया था अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह बस उसका उल्टा है कि लड़की जो उतना होना चाहिए अमीर घर की होनी चाहिए, लड़का गरीब घर का होना चाहिए, तो प्रतिलोम विवाह हो गया। आज आप पूरा जो भी है ये जो वैदिक सभ्यता चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है वैदिक संस्कृति, इससे बाहर है। जितना लिखा हुआ है इससे बाहर इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता है। बहुत अध्ययन के बाद जो कहाँ है, क्या क्या इससे बन सकता है, क्या क्या एग्जाम में पूछ चुका है और आगे एक्सपेक्टेड क्या क्या चीज़ पूछने का संभावना है, इसको आप पूरा देखिए, जो पूरा आपको मिल जाएगा। तो अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह पता चल गया। अनुलोम जैसे जनरली अभी भी आदमी जैसे देखिए अनुलोम विवाह जो है इसको याद करने से जनरली क्या होता है कि लड़का होता है अमीर घर का ही होता है, लड़की गरीब घर से ब्याह कर लिया तो सही है। उल्टा तो जानते करते हैं, जब लड़की अमीर हो जाए लड़का गरीब हो जाए, प्रतिलोम विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? चावल के लिए। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। चलिए कोई बात नहीं। उत्तर वैदिक काल की विशेषता। अब वैदिक काल पढ़ ही रहे तो उसमें बताए थे कि ऋग वैदिक होता है, उत्तर वैदिक होता है। तो उत्तर वैदिक काल की विशेषता देख लीजिए। लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। लोगों का मुख्य व्यवसाय मानी खेती करना होता था उत्तर वैदिक काल में। और वैदिक काल में जो था ऋग वैदिक काल में उसमें पशुपालन, आखेड़ा पशुपालन था। क्या था? यज्ञों में पशु बलि की अधिकता थी, मान्य की बलि देने का अधिक था। बड़े पैमाने पर स्त्रियां बुनाई कार्य करती थी, बुनाई का कार्य भी करती थी। तो उत्तर वैदिक की सब विशेषता है, विशेषता आपको ध्यान से देखना पूछता है। वैदिक सभ्यता की क्या विशेषता नहीं थी? नगरीय जीवन। अब वैदिक सभ्यता तो जानते हैं वो आपका नगरीय नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित था। और जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता था ये नगरीय सभ्यता था। एक बेसिक डिफरेंस जो हमेशा पूछा जाता है। तो ये जो वैदिक सभ्यता था वो नगरीय सभ्यता नहीं था। माने कहने का मतलब है कि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण है और सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता थे। चलिए ठीक है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया अनाज जौ। सबसे पहले जौ भी था। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। ये जो टैक्स लगाना, कर जो थोपना, उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट कर दिया गया था। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। चलिए इतना आप देखिए, ये आपका समझ आइए कि ये जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति में इतना जो पॉइंट है आपके लिए सफिशिएंट है। और कोई भी एग्ज़ाम जाने जाइए एक बार इसको देख कर जाइए, आपका क्वेश्चन इसी से फंस जाएगा। अब अगला पॉइंट आते हैं महाजनपद काल। ठीक है, तो सबसे पहले आप महाजनपद काल
महाजनपद काल देखिए, सबसे पहले 16 को महाजनपद हुए हैं और इसमें सबसे जो इसको जो हाईलाइटेड किया जाता है उसकी राजधानी पे कि 16 महाजनपद कौन कौन है, उनकी राजधानी क्या है। तो इसके लिए आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं, ठीक ना। 16 महाजनपद की राजधानी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं। उसमें आपको कितना आसानी तरीक़ा से सभी का राजधानी आपको याद कराए हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने महाजनपद काल की किसी भी राज्य को भी राजधानी हमने ऐड नहीं किया है। उसमें बहुत विस्तार से बताए हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप कसम से बोल रहे हैं, एक बार जाकर उसको देखिए। अगर महाजनपद काल का जो पूरा राजधानी 16 गो है, कहाँ कहाँ है, उसकी राजधानी कहाँ है, ये अगर याद आपको नहीं हो गया तो आप आकर बोलिएगा, कमेंट में लिखिएगा। 100% विश्वास है कि आपको याद हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने कहा कि नहीं सर, वो जो राजधानी है जो पूरी तरीके से याद है। तो राजधानी को छोड़कर उससे और जो प्रश्न बन सकता था, क्योंकि हमको तो ओवरऑल देखना है ना, ये नहीं कि आपको राजधानी पढ़ा दिए हैं तो हो गया महाजनपद काल मेरा ख़त्म। नहीं, उसके अब महाजनपद काल तो उसको पूरा देख लेंगे, बशर्ते कि राजधानी इसका हमने जो कराया है। और पेपर पूछता है, एक तो पूछ ही लेगा, एक या दो भी पूछ सकता है। आप उसको जाकर देखिए, मज़ा नहीं आएगा तो कहिएगा। चलिए, अब राजधानी से हटकर कुछ इसमें और प्रश्न बनता है तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है, स्वर्ण, चांदी, तांबे एवं रांगा में से भारत का प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे चांदी के। ठीक है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, तो उससे उज्जैन हो गया। किस राजा ने पाटलिपुत्रा नगर बसाया? उदयन ने। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। चलिए, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया था? लिच्छवी के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे बना देता है कि सबसे पहला गणतंत्र राज्य कौन था? वैशाली, बिहार में पड़ता है। अब ये कि वैशाली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। आगे आइए। मगध की किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। अब कहने का मतलब अजातशत्रु ने अपना पिता को मारा। अजातशत्रु को भी उसके बेटे ने मारा। बस ये जैसी करनी वैसी भरनी हो गया। आ जाते हैं, मगध राजवंश का सही कालक्रम क्या है? इसमें जानते हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुक वंश, कनब वंश, सातवाहन वंश। तो ये आपको ट्रिक है, कुछ भी है आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको याद करना रहता है, अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर एक ट्रिक है, इसमें से आप देख लीजिएगा। ये जो बहुत कॉमन है, हसीन माशूका के साथ। तो देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुक वंश, कनब वंश, सातवाहन वंश, हसीन माशूका के साथ। इस टाइप से भी रखिएगा। जैसे आपको याद करना है कर लीजिए। कभी पूछ देता है कि मगध राजवंश का पूरा क्रम बताइए, तो देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुक वंश, कनब वंश, सातवाहन वंश, हसीन माशूका के साथ याद कर लीजिएगा। आइए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। फिर आइए, बहुत चीज़ अभी है। क्या है? कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना। ठीक। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2 बार 3 बार भी है, जितना बार लगाना लगा लीजिए, आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण प्राप्त हुआ? अजातशत्रु। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और रखिएगा, नागदशक। ठीक है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? वैशाली को। वही वैशाली जो विश्व का पहला गणराज्य था। और इसकी स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अभी आप इसे पहले देखें तो जो चीज़ है को दिमाग में घुमाते रहिए, चीज़ पढ़ लिए। अभी से प्रश्न बन रहा है तो उसको पहले लिख लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी? महापद्म नंद ने। ठीक। गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। सर्वप्रथम अस्थायी सेना रखने वाला कौन था? बिंबिसार। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व। ये सब देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बस इतना आपको महाजनपद काल में, इतना आपको, इससे ज़्यादा टॉपिक से आपको प्रश्न नहीं बनेगा। एक दो बार देखिएगा, याद हो जाएगा, कुछ इसमें है भी नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण 5वां टॉपिक पर चल रहे हैं, यूनानी आक्रमण। देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? तो नंद वंश का। ठीक। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त में। ठीक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। ठीक। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर डेरा डाला हुआ था? झेलम नदी के किनारे। प्राचीन भारत पे पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? जो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था, ईरानियों के द्वारा। सॉरी यार, और दोस्तों तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस। तो यूनानी आक्रमण का इतना टॉपिक था। तो दोस्तों, ये सब टॉपिक, हेडलिस्ट टॉपिक आपको आज बताया। सबसे पहले वैदिक संस्कृति के बारे में क्या था, उससे रिलेटेड जो प्रश्न बना उसके बारे में चर्चा की है। फिर आपको महाजनपद काल के बारे में बताएं, फिर यूनानी आक्रमण के बारे में बताएं। तभी प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। आप देखिएगा, आने वाले कुछ समय में 4-5 पार्ट इसका बनेगा, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट का सब रहा है। अब इसको आसानी से देखिए, और जो चीज़ जहाँ समझाने के लिए है वो आपको हम बारीकी से समझाते हैं विद ट्रिक के साथ। अब कुछ ऐसा जो भी हम पॉइंट बना है तो उसमें आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बोल दिए, तो अब इसमें कोई चीज़ है, कुछ ऐसा चीज़ है कि एक दो बार आप देखिएगा तो अपनी याद हो जाएगा ना। अब हर चीज़ को क्या इसमें ट्रिक दे सकते हैं? मानिए हम बताएं, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। इसमें एक दो बार बस देखिए, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए। ठीक ना, टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, इसका भी लिंक दिया हुआ रहेगा। उसमें जितना भी क्लास होता है उसका PDF वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, पार्ट 1 मैंने करा दिया था, आज पार्ट 2 भी करा दिया हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बना है उसमें आपको बता दिया हूँ। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको यहाँ पे है, नेक्स्ट पार्ट इज कमिंग सून। इसका पार्ट 3 बहुत जल्द इसका आने वाला है। सबसे पहले एंशिएंट ख़त्म करेंगे, फिर मेडिवल, उसके बाद फिर मॉडर्न। इस तरह से पहले इतिहास ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद अपना ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी है सब चलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जगह से इसको खोज कर निकाला गया है। और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको एक जगह मिल रहा है। जब भी आपको इसका रिवीजन करना है, एक बार देखिए, पूरा कर लिए, इसको आराम से आप पढ़िए। 1 लाइनर फॉर्म इसलिए रखें कि जब इसको आपको ऑब्जेक्टिव का फॉर्म मिलेगा तो इसको बहुत आसान होगा। देखिए, दर्शन के बारे में बढ़िया से पढ़ा दिए हैं, प्राचीन काल। अभी नदी के बारे में कभी आप भूलिएगा? कभी नहीं भूलिएगा, आँख मुन का सब आपको याद है। तो ठीक है दोस्तों, रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा। ज़्यादा तबीयत सही नहीं रहता है, इसलिए कोई बात नहीं है। आप लोग बढ़िया से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप किसी का मदद करिएगा तो भगवान आपकी मदद करेगा। तो आप बने रहिए। अब इसका हम पार्ट 3 कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोग के बीच लाया जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।